अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी रिकॉल सीरीज़। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड एपिसोड, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हम जो चीज़ें करेंगे उनमें सबसे पहले है फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बाइनरी फिशन एंड एंडोस्पोर फार्मेशन शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ऑर्गेनिजम्स का अपने नंबर को बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ग्रोथ क्या है? किसी एक ऑर्गेनिज्म का अपने आप को इतना ग्रो करना कि वो आगे रिप्रोडक्शन के लिए बन सके क्लियरली तौर पर, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हम चीज़ जो देखते हैं वो डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि एक दफ़ा डिवीजन होगी, एक सेल दो में चेंज होगा। अब दो सेल जो नए बने हैं डॉटर सेल्स, उन्होंने एक फ़ेज़ गुजारना है एनलार्जमेंट और ग्रोथ फेज़, जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे रिप्रोडक्शन या डिवीजन के लिए। तो तब जाके नेक्स्ट डिवीजन होगी दूसरी दफ़ा। वो दो जो डॉटर सेल बने थे उन्होंने ग्रो किया और नेक्स्ट डिवीजन में उन्होंने दोनों ने दो नए सेल बनाए, तो टोटल 4 हुए। तो इसमें बाज़ बैक्टीरिया में जो है ये ग्रोथ रेट या रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ई कोलाई। ये जो है अपने नंबर जो है 20 मिनट्स में डबल करता है, यानी हर डिवीज़न जो है हर 20 मिनट बाद डिवीज़न शुरू हो जाती है या डिवीज़न हो जाती है। इसमें क्या है कि ये एक डिवीज़न के बाद एनलार्जमेंट फेज़ और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट डिवीज़न है, ये पूरा जो फेजेस दो हैं इनके पास, वो 20 मिनट्स में क्लियर कर लेगा और अपना नंबर डबल कर लेगा। ई कोलाई का कल्चर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया मौजूद थे। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई भी कल्चर है, हमने ग्रो करवाया, तो उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं फेजेस। सबसे पहले क्या है? लैग फेज। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रही होती, मतलब इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो आलमोस्ट ज़ीरो होती है, मतलब नहीं चेंज हो रहा होता उनका नंबर, बल्कि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसके लिए? डिवीज़न के लिए। बैक्टीरियल सेल्स में तो ग्रोथ चल रही है, लेकिन टोटल जो है, जो इसको ग्रोथ के जो दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं, जो दूसरी ग्रोथ एक और टर्म के तौर पर हम लेते हैं कि रिप्रोडक्शन रेट जो है कि नंबर इनका बढ़ रहा है या नहीं, तो उसको ग्रोथ भी कहते हैं। तो इनमें वो वाली ग्रोथ नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट ज़ीरो है, लेकिन जो है अब हर सेल आप ख़ुद ग्रो कर रहा है और प्रिपेयर कर रहा है ख़ुद को नेक्स्ट डिवीज़न के लिए। तो उसके बाद दूसरा जो फेज़ है लॉग फेज़। इसमें क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होती है और एक्सपोनेंशियल रेट, एकदम ऊपर जाता है नंबर इनका। मतलब इसमें जो है एक्सटेंसिव हो रही है। क्यों हो रही है? इन्हें फूड मुहैया की गई है, फूड मुहैया जैसे ही हुई है इनको फेवरेबल कंडीशंस हैं इसमें लॉग फेज़ में। ये इसमें फेवरेबल कंडीशंस हैं और इसमें इन्होंने इनकी ग्रोथ जो है, इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बिल्कुल हाई हो गई है और ये ग्राफ में साथ साथ दिखाया गया। तो ये ग्रोथ रेट जो है एकदम बड़ा है। तो ये नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया या ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा हो गई। उसके बाद एक स्टेशनरी फेज़ कहा जाता है। अगर तो फेवरेबल कंडीशन थी, उन्होंने ग्रो किया और फिर जो है फूड उन्हें ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुई, फूड या जो कंडीशन थी उनकी थोड़ी अनफेवरेबल होने लगी, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट जो था वो डेथ रेट के इक्वल हो गया। मतलब जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया नए बन रहे हैं। थोड़ी ग्रोथ रेट जो है वो कम, बल्कि स्टेशनरी कर दी गई है, एक जगह रोक दी गई है, तो इसे हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। उसके बाद एक और फेज़ बताया गया, डेथ और डिक्लाइन फेज़। इसमें क्या हुआ है कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, तो क्या डिक्लाइन आ गया, किस में? रिप्रोडक्शन रेट में या ग्रोथ में क्या आ गया? डिक्लाइन आ गया, कमी आ गई। और इसमें क्या हुआ? बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो गया। किससे? डेथ रेट से। जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं उतने नहीं बन रहे नए, बल्कि बहुत कम नए बन रहे हैं, या न्यू डॉटर सेल्स बहुत कम आ रहे हैं। नेक्स्ट हम सेल डिवीज़न में जाते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो फेवरेबल कंडीशन में होती है वो बाइनरी फिशन है, पीछे भी हमने बात की है। तो इसमें सेल डिवीज़न जो है ये ऑलमोस्ट माइटोसिस है,
इसमें क्या होता है, एक सेल जो है वो अपने आप को अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करेगा डिवीज़न के लिए, अपना जो डीएनए है उसे रेप्लिकेशन के ज़रिए डबल करेगा, उसके साथ साथ दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी डबल करेगा, और उसके बाद ये हो जाएंगे दो हिस्सों में चेंज। इनके दरमियान दो डीएनए अलग अलग हो गए और तमाम जो कंस्टिट्यूएंट्स थे जो डबल किए गए थे, कंस्टिट्यूएंट मतलब जितनी भी चीज़ें थीं उनको डबल करके उनके दरमियान क्रॉस वॉल बना दी गई, तो वो क्या हुआ, दो नए सेल बन गए। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो ये हैप्लॉइड हैं। तो हैप्लॉइड जो है न्यू डॉटर जो सेल बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये माइटोसिस की तरह है। वहाँ पे जो हमें माइटोसिस देखी जाती है, हम यूकैरियोट्स में देखते हैं तो वो 2n से 2n बनते हैं, मतलब डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो इसे भी माइटोसिस कह सकते हैं। और बैक्टीरिया के लिए ख़ास लफ्ज़ यूज़ किया जाता है बाइनरी फिशन का। और इसमें एक चीज़ पीछे हमने मीज़ोसोम्स पढ़े हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें मीज़ोसोम जो हैं वो बताया गया है कि जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, क्रॉस वॉल फार्मेशन में इसके दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और फॉर्म जो कि क्या होती है, एडवर्स कंडीशन में होती है, फेवरेबल कंडीशन में नहीं, बल्कि इसको अगर डेथ की तरफ जाने जा रहा है बैक्टीरिया, इसे कंडीशन फेवरेबल नहीं मिल रही बल्कि एडवर्स कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये क्या करेगा, ख़ुद को बचाएगा बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया बनाने की बजाय ख़ुद को एक ऐसी चीज़ में चेंज कर लेगा जो कि बच सके इन अनफेवरेबल कंडीशन से और बाद में जाके ग्रो दोबारा कर सके। तो ये रेस्टिंग स्पोर भी इसे कहते हैं, एंडोस्पोर भी कहते हैं। एंडोस्पोर क्यों कहा जाता है ये अभी हम देखते हैं। बहुत फ्यू बैक्टीरिया जो हैं वो ये फंक्शन करते हैं, और मोस्टली जो होता है एक सेल जो है, इधर पहले हम देख लेते हैं, ज़रा प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक क्या करेगा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन मिली, यहाँ पे एग्जांपल है बेसिलस की, तो ये क्या करेगा, एक ज़ूगोलिया स्टेज बना लेगा। मोस्टली ज़ूगोलिया स्टेज बनती है पहले किससे, एंडोस्पोर फार्मेशन से पहले। इसमें क्या होता है कि तमाम बैक्टीरिया एक अलाइंड होंगे, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और फिर उनके अंदर एंडोस्पोर बनेगा, यानी कि जो बेसिक सेल था, जो पेरेंट सेल था, उसके अंदर ही स्पोर बना है, इसीलिए हम इसे एंडोस्पोर कहते हैं। अंदर स्पोर बना है, जो जिसके अंदर बना है बॉडी, अब उसे हम स्पोरेंजियम का नाम भी दे देते हैं कि स्पोर, जिस बॉडी के अंदर स्पोर बने उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। उससे ये स्पोर बनेगा और फिर ये निकल के वहीं पे, जैसे हम कह सकते हैं कि कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहेगा। जब इसे जहाँ कहीं भी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये दोबारा ग्रो करके एक सेल बना देगा नया, जो कि सिंपल होगा जिस तरह पहले था बेसिलस का। तो मोस्टली जो होता क्या है कि हर सेल जो है, ये एक जो बैक्टीरियल सेल है वो एक ही स्पोर बनाता है, एंडोस्पोर। लेकिन बाज़ जो हैं उनमें एक से ज़्यादा स्पोर भी बनते हैं, जैसा मेटाबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा है। उसके बाद ये जो स्पोर का स्ट्रक्चर है ये कम्प्लेक्स है ये, और इसमें लेयर्स होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो सबसे एक्सटर्नल होती है इसकी लेयर, उसे हम जो कि एक डेलिकेट थिन कोट होती है, जिसे हम एक्सोस्पोरियम कहते हैं। उसके अंदर एक कॉर्टेक्स होती है जो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इनसाइड द कॉर्टेक्स वो पूरा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, जिसमें पूरे सेल वाल भी होती है, बाकी सेल के तमाम कंपोनेंट्स, जो कि अंदर दो जो कोट्स हैं हमारे पास, एक एक्सोस्पोरियम और कोर्टेक्स, इसके अंदर वो स्टोर या रिजर्व करके रख लिए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये आगे प्रोसेस भी दिखाया गया है कि एंडोस्पोर एक्चुअली बनता कैसे है। इसमें भी मीज़ोसोम इन्वॉल्व है, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है, एक्सटर्नल वाल, जिस जैसे सिंपल बैक्टीरिया बॉडी है, ये बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर ये मीज़ोसोम इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा और अलाइन करवाएगा किसको, न्यूक्लियर मटेरियल को एक साइड पे, जिसे हम 4 स्पोर बाद में नाम देते हैं। लेकिन क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वन साइडेड हो जाएगा, और यानी कि एक पोल की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद सेप्टम क्रिएट किया जाएगा। सेप्टम यानी कि दरमियान में एक रुकावट सी, और फिर इस सेप्टम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, और न्यूक्लियर मटेरियल एक अलग हो गया है, बाकी कंस्टिट्यूएंट्स अलग हो गए, जो यानी कि एक्स्ट्रा है।
ये तो सिंपल जो ज़रूरी हैं एंडोस्पोर के लिए वो इधर रख लिए गए हैं, बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट साइड पे कर दिए गए जो कि अब यूज़ होंगे इसकी वाल्स बनाने में। उसके बाद क्या होगा, इस जो है ये जो सेप्टम करके अलग एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बनाया, इसे हम कहते हैं 4 स्पोर। ये 4 स्पोर क्रिएट हो गया है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल है और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं या जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं अहम वो हैं। उसके बाद इसके इर्द गिर्द यह जो मटेरियल हमारे पास है ये बनाना शुरू कर देगा मेम्ब्रेन्स, एक एक करके मेम्ब्रेन बनी जाएगी। और फिर यहाँ पे दिखाया गया कि एक्सोस्पोरियम बनी है, ये डेलिकेट जिसे हम कहते थे कि ये लूज थोड़ी सी है। और उसके अंदर जो है प्राइमोर्डियल कॉर्टेक्स कहा गया है, जो कॉर्टेक्स बाद में बनाएगी। ये आगे दोबारा बना के दिखाया गया कि ये आउटर जो हमारे पास एक्सोस्पोरियम थी वो बन गई है, उसके बाद आउटर कोट बनी है जैसे एंडोस्पोर के ऊपर, और ये जो है इनर कोट वो बना रही है अब कॉर्टिकल लेयर्स। सबसे पहले क्या हुआ था, सिर्फ एक्सोस्पोरियम और इंटरनल प्राइमोर्डियल कॉर्टेक्स बना था और अंदर एंडोस्पोर का कंस्टिट्यूएंट से न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह थे। लेकिन अब जो है ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ये इनर कोट बना है, पहले एक्सोस्पोरियम आउटर कोट जो होती है, उसके बाद इनर कोट बना है, और फिर जो है कॉर्टिकल लेयर क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, और उसके बाद ये कंप्लीट एंडोस्पोर बन गया है जिसमें कॉर्टेक्स है, एक्सोस्पोरियम सबसे पहले, फिर कॉर्टेक्स और फिर अंदर तमाम स्ट्रक्चर एंडोस्पोर का। और इसने क्या किया है, रप्चर हो गया है जो पेरेंट सेल था हमारे पास, ये जो इतना बड़ा सेल था वो टूट के छोटा सा एक स्पोर बन गया है जिसे हम एंडोस्पोर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वैसे तो हम देखते हैं यूकैरियोट्स में, उसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं स्पर्म और एग, वो क्या करते हैं, 2 बॉडी से मेल एंड फीमेल से आते हैं और मिल के एक जाइगोट बना के नई बॉडी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह की रिकम्बिनेशन हो रही है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाया जा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाकर या दूसरे मेंबर से लाकर, तो फिर इसे जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया जाता है। जो वैसे वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल हमने पहले भी बात की है, वो हैप्लॉइड है जो सिंपल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम यानी कि पूरा जेनेटिक मटेरियल या फिर कुछ उसका हिस्सा क्या किया जाता है, एक जो सेल होता है जो डोनर जिसे मेल का नाम दिया गया है यहाँ मेल सेल, वो फीमेल सेल को देगा। और जो फीमेल सेल है अब वह क्या हुआ है, पार्शली और कम्प्लीटली, मतलब उसमें ऐड हुआ है जेनेटिक मटेरियल, जो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिप्लॉयड हो जाए, या तो वो हो जाएगा अगर पूरा जेनेटिक मटेरियल मेल से आया है, लेकिन अगर पूरा नहीं आया, छोटा हिस्सा आया है, तो वो पार्टली डिप्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद 3 प्रोसेसेस देखे गए हैं बैक्टीरिया में, जिनमें शामिल है कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसडक्शन। उसके बाद हम ये देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन वगैरह या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, और इन चीज़ों को देखने से पहले हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेन्स, मेल कौन सा होगा, फीमेल कौन सा होगा। सबसे पहले तो बात है जो मेल कौन कहलाएगा, जो डोनर है। और इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, F पॉजिटिव एंड HFR, जिन बैक्टीरिया या जिस मेंबर में मौजूद होंगे ये फैक्टर वो मेल कहलाएंगे। और ये जो फैक्टर हैं हमारे पास F पॉजिटिव एंड HFR फैक्टर, इनको नाम दिया जाता है एपिसोम्स, और ये जेनेटिक मटेरियल में मौजूद होते हैं साथ एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, और ये DNA में इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब जो DNA है बैक्टीरिया का उसमें मौजूद होंगे, और उस हिस्से को क्या कहेंगे हम, एपिसोम। और ये जो 2 स्ट्रेन्स हैं उनको भी नाम ऐसे ही दिया जाता है, F पॉजिटिव और एंड HFR। F पॉजिटिव अगर तो एक छोटा सा हिस्सा देने की सलाहियत रखता है, मेल जो है हमारे पास या जो डोनर है दूसरे को देगा, फीमेल या रिसिपिएंट को, तो वो F पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया है हमारे पास उसमें इतनी ताकत है कि वो ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा, लार्ज अमाउंट, वो डिलीवर कर सकता है रिसिपिएंट को, तो उसे हम HFR का नेम देंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन इसको कहा जाता है, HFR फैक्टर जो है। और उसी बेस पे इस स्ट्रेन को भी नाम दे दिया जाता है HFR। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन कोई भी एक स्पीशी के अंदर कोई एक ग्रुप हो सकता है जिनमें कोई ख़ास सलाहियत है, अलग अलग सलाहियत रखने वाले ग्रुप्स को फिर हम स्ट्रेन्स का नाम दे देते हैं, पैरासाइट्स को मोस्टली।
तो पैरासाइट हैं बैक्टीरिया, इनमें ज़्यादातर बात यही की जाती है। उसके बाद फीमेल स्ट्रेन कौन सी है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसमें फर्टिलिटी फैक्टर ही नहीं है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे मेल से, और ख़ुद फिर क्या बन जाता है, मेल। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो ये लैडरबर्ग और टैटम ने 1944 में इकोलाई में डिस्कवर किया था, और डिस्क्राइब इसकी सारी प्रोसेसेस जो हैं वो वॉलमैन एंड जैकब ने 1956 में किए थे। तो एक्चुअली ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है कॉन्जुगेशन में, वो पिलस या आउट ग्रोथ किसी भी किस्म की होगी उसके ज़रिए होता है। इसमें क्या लाई साइड बाय साइड होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, दो बैक्टीरिया या मेल एंड फीमेल बैक्टीरियल सेल्स। तो और आलमोस्ट हाफ एन आवर इसका जो है टाइम है। उसमें इसकी एग्जांपल जो है साल्मोनेला, सूडोमोनास एंड विब्रियो, इनमें होती है ये कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा या डुप्लीकेशन होगी उसकी, और साथ फर्टिलिटी फैक्टर भी होगा। तो एक्चुअली इसमें फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होना है फ्राम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव। इसमें ये रेप्लिकेशन हुई है, और वो एक जो पार्ट था फर्टिलिटी फैक्टर वाला, या जो ख़ास एक हिस्सा था, वो क्या हुआ है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है F नेगेटिव या फीमेल की तरफ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट दोनों सेल अलग हो चुके हैं। तो इनमें ये दिखाया गया कि ये जो फर्टिलिटी फैक्टर आ गया है इसमें, और दूसरे के अंदर ये एक डुप्लीकेशन के बाद जो फैक्टर था वो दूसरी तरफ भेज दिया गया है। और इसमें अब ये जो है F नेगेटिव जो था हमारे पास पहले फीमेल था, अब ये मेल या F पॉजिटिव बन चुका है सेल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ट्रांसडक्शन ये भी जेनेटिक मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह जाना है थ्रू, लेकिन इसमें जो है बैक्टीरियल वायरस या फेजेस के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो वेक्टर हैं वो बैक्टीरियल वायरस, यानी कि जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, वो होते हैं। ये डिस्क्राइब किया था लैडरबर्ग एंड जिंगर ने 1952 में, और इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। यूट्यूब एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपरेटस होता है, तो और इसके लिए जो स्पीशी यूज़ की गई थी वो थी साल्मोनेला टाइफिमोरियम। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल फेज एक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैचमेंट करेगा वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज है। उसके बाद क्या करेगा, पेनिट्रेट किया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट कर देगा अपना। तो उसके बाद या तो यह है कि ये लाइजोजेनिक साइकिल की तरफ चला जाएगा, ये लाइजोजेनिक सेल की तरफ, या फिर लाइटेक साइकिल की तरफ। तो लाइटेक साइकिल में क्या होगा कि जो लाइजोजेनिक में तो डायरेक्ट वो जो है जेनेटिक मटेरियल जो था, या जो डीएनए है या जो आरएनए है उसका बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस का, वो साथ साथ ग्रो करता रहेगा और कापी बनाता रहेगा। जबकि लाइटेक साइकिल में क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल मशीनरी यूज़ करेगा बैक्टीरियल सेल की जो है वायरस, तो वायरस रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए और तमाम पार्ट्स को, और प्रोसेस करके बरस्ट या लाइसेस करके बाहर आ जाएगा। तो इसमें यह होता है कि एक्चुअली जो ट्रांसजेक्शन है, इसको ये भी कह सकते हैं कि मरते मरते दूसरे का फ़ायदा करना। इसमें जो डोनर है वो क्या अपन ख़ुद तो मर गया, उसकी लाइसेस हो गई, लेकिन उसने कुछ पार्ट जो है उसका जेनेटिक मटेरियल का, जो कि बाज़ औक़ात ये भी थ्योरी है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होना है वो उसने फ़ायदा देना है नेक्स्ट वन को, उस बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। तो इसमें दो किस्म की बातें हैं कि अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि वायरस तो बन रहे हैं, बैक्टीरियोफेज तो बन रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो होगा, जो रिसिपिएंट था या जो बैक्टीरियल सेल था जिस पे अटैक किया था, उसका डीएनए का कुछ हिस्सा साथ चला जाएगा। या ये भी होता है कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उसको कुछ पार्ट होगा और ऊपर कैप्सिड या जो कैप्सूल होता है ऊपर, या कवरिंग जो होती है वो बैक्टीरियोफेज की बन जाएगी। और जब ये फेजेस नेक्स्ट अटैक करेंगे नए बैक्टीरिया पे, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल किसका,
जिसका डोनर का या बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, वो किसके ज़रिए, बैक्टीरियोफेज के ज़रिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें थोड़ा मटेरियल हम कह सकते हैं कि होता है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आ जाना, ट्रांसफॉर्म कर जाना। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल का है ट्रांसफ़र ही, लेकिन किन में है, एक स्पीशीज़ की दो स्ट्रेन्स में। स्ट्रेन क्या होती है, हमने पहले भी बात की है कि उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ये फर्स्टली जो रिकॉर्ड किया था ग्रिफिथ ने 1928 में, डिप्लोकोकस नमूनिया जो कि काज करता है माइस में नमूनिया। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन या इसकी जो असल सारी थे एक्सपेरिमेंट वगैरह, वो एवरी, McCarty एंड मैक्लिओड ने 1944 में दिए थे। एक्चुअली जो हमारे पास डिप्लोकोकस न्यूमोनाई है, इसकी हमारे पास दो स्ट्रेन्स होती हैं। एक स्ट्रेन होती है वायरुलेंट स्ट्रेन जो कि काज करती है नमूनिया माइस में, चूहों में। तो वो जो होती है काज करके वायरुलेंसी शो करती है और क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं हमारे पास माइसेस या माइस। और जो दूसरी स्ट्रेन है वो है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, जो कि वायरुलेंसी शो नहीं करती, यानी कि इफ़ेक्ट तो करेगी, अटैक तो करेगी माइस पे, लेकिन माइस जो है वो सर्वाइव कर जाएगा और वो डेथ की तरफ नहीं जाए। इसी तरह वायरुलेंट स्ट्रेन को एस स्ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं या जो बैक्टीरियल सेल सरफेस होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। इसी तरह नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो है उसे रफ़ सरफेस सेल कहा जाता है, या रफ़ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स की सरफेस है वो रफ़ होती है। ज़रा से अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये कैसे दरियाफ्त हुआ और ये कैसे एक्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इस तरह हुआ कि जो एस स्ट्रेन थी या जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी उसका अटैक करवाया गया या इंजेक्ट किए गए डिप्लोकोकस न्यूमोनाई की जो एसिड स्ट्रेन थी, किन में, माइस में। तो वो जो है उसने डिजीज़ काज की और जो डाई कर गया हमारे पास माइस या जो माउस था। उसके बाद दूसरा एक और स्ट्रेन के ज़रिए इंजेक्ट किया गया दूसरे चूहे में या दूसरे चूहों में, जो कि आर स्ट्रेन थी, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी, और जो है वो सर्वाइव कर गया माइस। क्योंकि जो नेक्स्ट आखिर में जब हमने ब्लड का टेस्ट किया, जो सर्वाइव बैक्टीरिया माइस कर गया, तो उसका में बैक्टीरिया नहीं थे, क्योंकि उसने सर्वाइव कर लिया अपनी इम्यूनिटी से, जो है थे बैक्टीरिया उनको किल कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वायरुलेंट जो स्ट्रेन थी वो लगाई, लेकिन उसको क्या करके हीट किल्ड वायरुलेंसी, हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन, यानी कि उनको हीट दी ताकि उनकी जो डिजीज़ काजिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म कर दी गई। जब हीट करते हैं तो हम वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी कि बैक्टीरिया को मार के अंदर भेज दिया, इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो ऑटोमेटिकली जब बैक्टीरिया अटैक करने की रखता ही नहीं था अहलियत, तो वो सर्वाइव कर गया हमारे पास जो माइस से। लेकिन वो ही जो थे हीट किल्ड वायरुलेंट जो थे वो भी, और साथ कुछ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स यानी कि जो थे बैक्टीरिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इन दोनों को, यानी कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी वो मार के, और साथ जो नॉन वायरुलेंट थी वो ज़िंदा बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्ट कर दिए गए। तो देखा गया कि जो माइस था या जो माउस था वो डाई कर गया। हालांकि हम कहते थे कि वायरुलेंट तो हमने ख़त्म कर दी थी, वायरुलेंसी तो ख़त्म कर दी थी, और साथ दूसरे नॉन वायरुलेंट थे वो दोनों ने काज ही नहीं करना था। तो इसमें इन्वॉल्व थी ट्रांसफॉर्मेशन,